तो अब हम पढ़ रहे हैं थर्मल कंडक्शन का टॉपिक। तो थर्मल कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे हम कंडक्शन की बात करते हैं तो मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के थ्रू होती है, और जब हम एक एंड से हीट करते हैं, जैसे मान लो इफ़ वी हैव अ रॉड एंड इफ़ वी आर हीटिंग फ्रॉम वन एंड, तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होती है क्योंकि हायर टेम्परेचर पे हो जाता है और ये लोअर पे हो जाता है। हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, हीट फ्लो करती है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अब इसमें हीट कैसे फ्लो करती है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कोई एक रॉड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट अस टेक वी हैव अ रॉड, इधर देखो, एंड द लेंथ ऑफ रॉड इज L, लेंथ ऑफ रॉड इज L, एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसे कहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या होता है? कितनी फास्ट या कितना स्लो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको कहते हैं रेट ऑफ हीट। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा Q बाय डेल्टा T कहते हैं। कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई, इसे कहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब कोई एक रॉड है, जैसे यहाँ से हीट जा रही है और यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है ऐसे ही, ठीक है। ये हायर टेम्परेचर पे है एक एंड, और एक एंड लोअर टेम्परेचर पे है। तो किसी एक रॉड के थ्रू जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, कितना फास्ट, तो dQ बाई dt ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, बताता है कितना फास्ट या कितना स्लो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है किसी भी एक वायर में किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हम देखते हैं। तो किसी एक रॉड में, जैसे रॉड है, इसमें एक पॉइंट है, इसका लो टेम्परेचर इसका हायर है, तो हायर से लोअर हीट ट्रांसफ़र होगा। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है K A डेल्टा T बाय L। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लेंथ ऑफ रॉड पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और जो K है ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि हमारे पास एक मेटलिक रॉड है जो दो रिजर्वर के बीच में है। इधर देखो, अच्छी ध्यान दो, उधर छोड़ दो। तो पहले इसका रेट ऑफ हीट कंडक्शन था Q बाई T। अब इन्होंने कहा कि हमने इस रॉड को मेल्ट कर दिया और अब इसका नया रेडियस जो है वो दोबारा जो रॉड को फॉर्म किया है, जो हाफ है रेडियस इनिशियल का। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ये फॉर्मूला होता है, मान लो कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस और कंडक्टिविटी मटेरियल सेम है, बट मेल्टिंग के बाद जब रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो जाएगा और साथ साथ में लेंथ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है। तो अब देखो एक्चुअली क्या है कि रेडियस अगर हाफ हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बिकम 1/4। कैसे? क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है और यहाँ पे r/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप लग रहे हो यूँ दिखाने में, इतना दिमाग में होना चाहिए कि इफ रेडियस बिकम हाफ देन एरिया बिकम 1/4। अच्छा, एज वी नो दैट द वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम रहेगी। फाइनल एरिया ये हो गया और लेंथ हो गई L'। इफ वी कंपेयर दीज टू we will get L' is equal to 4L,
4L. नाउ लेंथ बिकम 4 टाइम्स. सो अब हम कंपेयर करें. नाउ लेट अस टेक न्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज Q डैश बाई T के A by 4. ओके, डेल्टा T (4L). ये क्या हो जाएगा? के ए डेल्टा T 16L. सो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो Q बाई T हो जाएगा. ये न्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी 1/16 ऑफ इनिशियल. एनी डाउट? ठीक है, ये आ जाएगा. तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि अब हमें बात करनी है, डिस्कस करना है रॉड्स इन सीरीज एंड पैरेलल. जैसे हम रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ते थे, ठीक ऐसे ही हमें रॉड्स इन सीरीज एंड पैरेलल. रॉड्स इन सीरीज मतलब कि जैसे मान लो कि एक रॉड है और एक रॉड ऐसे लगी हुई है, तो रॉड, इसे कहते हैं रॉड्स इन सीरीज. और रॉड्स इन पैरेलल मतलब कि जैसे एक रॉड लगी हुई है, इसके साथ एक रॉड लगी हुई है, दो इस रॉड के बीच में, इसे कहते हैं रॉड्स इन पैरेलल. ठीक है. तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते थे तो सीरीज में क्या सेम होता था? करंट सेम होता था. यहाँ सीरीज में क्या सेम होता है? हीट करंट या हीट रेट ऑफ हीट फ्लो. इसे जैसे H1 H2 इसे रेट ऑफ हीट फ्लो भी कहते हैं, हीट करंट भी कहते हैं. तो यहाँ पे दोनों का रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट करंट सेम होता है देखा जाए तो. ठीक है. और पैरेलल में यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है. टेम्परेचर डिफरेंस जैसे यहाँ T1 T2 है तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. और यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लो ऐड हो जाता है. H1 H2 हमने बताया था ना, इसे रेट ऑफ हीट फ्लो कहते हैं, तो ये ऐड हो जाता है. अब हम कुछ और ख़ास बात करते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जानने से पहले हम आपको कुछ चीज़ समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे. इधर देखो. हाँ, Q1 बाई T Q ये. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी है. इधर देखो अच्छे से. हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि H इज इक्वल टू के ए डेल्टा T बाई L. इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेल्टा, एक मिनट ना, ठीक है, डेल्टा T L बाई के ए. इसको नीचे ला सकते हैं इसके, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा. अब बच्चे कहने लग जाते हैं सर ये चल क्या रहा है, ये क्यों लिख रहे हो आप, क्या चक्कर है? एक्चुअल में क्या होता है, जिस तरीके से किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ऐसे ही एक रॉड से हीट करंट फ्लो करता है. रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अगर हम I इज इक्वल टू देखें तो डेल्टा V बाय आर या V बाय आर होता है. V बाय आर लिखते हैं, वेयर V पोटेंशियल डिफरेंस होता है. पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V भी लिख सकता हूँ. अगर इनको कंपेयर करें तो दोनों सेम है. ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये हीट करंट है. ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है. ये टेम्परेचर डिफरेंस है. हीट जो फ्लो करती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करती है. जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करता है. वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस. तो उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस है तो ये इसके बराबर होगा. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में तो रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, यहाँ हम डिफाइन करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस. क्या डिफाइन करते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? L बाय के ए. ठीक है, L बाय के ए. तो अब हम जैसे हम लोग वहाँ पर रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ते थे, ठीक यहाँ पर भी हम लोग रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ते हैं. तो कैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको. तो अब हम बात करें थर्मल रेजिस्टेंस की. जैसे कि कोई भी एक रॉड है, उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाय के ए. अगर हम बात करें रॉड्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो
इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की हम बात कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो उनके रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही थर्मल रेजिस्टेंस भी सीरीज में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और जैसे पैरेलल में रजिस्टर्स ऐड होते हैं वैसे ही थर्मल रजिस्टर्स का भी सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट की। जैसे इसमें इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और इसमें इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ इस हिसाब का क्वेश्चन क्रिएट होता है, हम आपको बताते हैं कि मान लो लेट अस टेक we have two rods in series and we have to replace these two rods with a single rod so that the thermal resistance of these two are same। मतलब इनको हमें इसको हटाना है। जैसे मान लो इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है इन दोनों का, और लेंथ सेम है L। और इन दोनों रॉड को एक आइडेंटिकल रॉड से रिप्लेस करना है। मतलब लेंथ वाइज तो सब सेम हो, मान लो डायमेंशन सेम हो, बट इसकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी हो। देखो अच्छी, मतलब डायमेंशन वाइज आइडेंटिकल है, मतलब जैसे L प्लस L 2L और एरिया सेम है, बट इसकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी हो ताकि इन दोनों की डायमेंशन अगर सेम है और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो बराबर हो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस बराबर हो। तो ऐसे केस में हम सीरीज का केस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सीरीज है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस इसके बराबर हो। तो ये जो इक्विवेलेंट है ये हो जाएगा L बाई K, इसकी लेंथ है 12, K की जगह K इक्विवेलेंट आ जाएगा और एरिया A आ जाएगा। इस वाले का क्या हो जाएगा, L बाय K1A, इस वाले का क्या हो जाएगा, L बाय K2A। बताओ कैसे होगा सिंप्लीफाई, आगे बताओ क्या करेंगे। L और A कट जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताना। K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, बोलो सिंप्लीफाई करो। 2K1 प्लस K2, चेक करो क्या ये आएगा फाइनल सिंप्लीफाई करके। यस सर। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इनके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ऐसी होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों रॉड्स को हटाएं और इसको यूज़ करें तो दोनों सेम थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। मतलब ये पूरा ये आइडेंटिकल है, मतलब लेंथ इसकी 2L है, इसकी भी 2L है, इसका एरिया है, इसका एरिया है, बट इन दोनों को रिप्लेस करके एक ये रॉड लगानी है हमको। और पैरेलल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो हमारे पास दो रॉड्स पैरेलल में हैं और उन दोनों रॉड्स को हटा के हमें एक सिंगल रॉड से रिप्लेस करना है। इनका एरिया AA था, तो इसका एरिया हमने क्या ले लिया, 2A ले लिया, लेंथ L है, इसकी L है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट है। तो K इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू हो, ताकि दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस सेम हो, बताओ जल्दी से। हमारे पास ये दो रॉड हैं, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मान लो इन दोनों रॉड को इससे रिप्लेस करें तो इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए। तो ये दोनों, इसका केस पैरेलल का केस है, तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, 1 बाय करके भी लिख सकते हैं, 1 बाय करके। खैर अब जैसा मर्जी है, चलो ये लिख देते हैं। चलो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इक्विवेलेंट है तो ये क्या हो जाएगा, L बाय K इक्विवेलेंट 2A, ये R1 R2 है,
इसका क्या हो जाएगा, L बाय K1 A इंटू L बाय K2 A, L बाय K1 A प्लस L बाय K2 A। ठीक है, करें सिंप्लीफाई। तो ये जो ऊपर और तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर K1 K2 A स्क्वायर, नीचे L और K को कॉमन ले लेंगे, L और A को कॉमन ले लेंगे, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। अब देखो बच्चे क्या होगा, यहाँ के एक L से एक L कट जाएगा, यहाँ एक L रह जाएगा, यहाँ के एक A से एक A कट जाएगा, यहाँ एक A रह जाएगा। तो ये L इस L से कट जाएगा और ये A इस A से कट जाएगा। तो कुल मिला के L और A जितने भी थे सारे के सारे कट गए। तो क्या है हमारे हाथ में, 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। क्या है 1 बाय K1 K2, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 K2 और 2 भी रह जाएगा ना, यहाँ 2 भी रहेगा, ये 2 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 K1 K2, ये कट गया और ये आ गया K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब ओवरलैप्ड है। तो ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस हमारे पास r है और जो बाहर वाला हॉलो सिलेंडर है उसका इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है। और अंदर वाला जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और जो आउटर सिलेंडर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। हमको इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है। तो यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं सर क्या करें, भाई यहाँ पैरेलल वाला केस यूज़ होगा, रॉड्स इन पैरेलल, क्योंकि इससे भी हीट जा रही है, इससे भी हीट कंडक्शन हो रहा है। तो दीज 2 रॉड्स आर इन पैरेलल। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप पहले वाला केस लगा सकते हो। तो पहले वाले में क्या होता है, ये लगा सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे इक्विवेलेंट के लिए तो क्या हो जाएगा, R क्या होता है, L बाय K A होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो L नीचे आ जाएगा और K A ऊपर आ जाएगा। अब हमने इसमें जो A माना है, ये जो A है ये पूरे का कंबाइंड का एरिया माना है। कितना एरिया है ये, पूरे का एरिया, ये पूरे का रेडियस, कंप्लीट का रेडियस है 2r, उसका एरिया हमने A माना है। जैसे पाई 2r स्क्वायर इज कंसीडर्ड टू बी A, मतलब 4 पाई r स्क्वायर को हमने क्या माना है, मान लो A मान के चले, हमने कंप्लीट वाले को A माना है। तो अब हम इनर की बात करते हैं। इनर के लिए क्या होगा, L बाय K1 A। अब अंदर वाले का एरिया कितना है, देखो भाई अंदर वाले का एरिया है पाई r स्क्वायर। अगर टोटल बाहर वाले का देखा जाए, मतलब जैसे पूरे कंप्लीट का माना है, जैसे इसको पूरे से एक सिंगल से रिप्लेस कर दें और उसका रेडियस हमारा 2r हो, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 4 पाई r स्क्वायर है। तो इसका पाई r स्क्वायर है, इसके कंपैरिजन में कितना हुआ, ये 1/4 हुआ। तो इसको हम क्या लेंगे, a बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, a बाय 4। देखो अच्छी फॉर्मूला देखो, वो उसका रेडियस 2r है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हाँ। इसका अंदर वाले का रेडियस r है, हाँ। r है तो पाई r स्क्वायर हुआ। तो ये और ये कितना हुआ, 1/4 हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर है। अब हॉलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम जब अपनी 10th क्लास में थे तो पढ़ते थे, जैसे ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो। कैसे निकालते हैं शेडेड रीजन का एरिया, बताओ, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करते हैं। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, अंदर वाले का है पाई r स्क्वायर।
नेट क्या हुआ 3πr²। तो हमने यहाँ पर क्या है 4πr² को हमने a माना है, तो πr² क्या हो जाएगा, 4 को नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा a/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3πr² क्या होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 3πr² विल बिकम 3a/4। तो ये हो जाएगा 1/L/Ka। एरिया क्या हो जाएगा 3a/4। अब हम एरिया को काट देंगे, a से a कट जाएगा, L से L कट जाएगा, और ये इसका जो k है ये इक्विवेलेंट k है, k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा k1/4 प्लस 3 k2/4। फाइनली द k इक्विवेलेंट विल बी k1 प्लस 3 k2/4। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो नया होगा उसकी ये होगी। सर हमने देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि अब हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पे। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ रॉड्स हैं, जैसे कि लेट अस टेक वी हैव 2 रॉड्स, और ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है। ठीक है, इधर देखो अच्छी, और इसका टेम्परेचर T है, इसे हम कहेंगे जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जंक्शन इन इंग्लिश, बोलो क्या बात। जंक्शन वहाँ जहाँ पे आते हैं, मतलब मिलते हैं, मतलब इंग्लिश रुकते हैं, कह सकते हो, अच्छी देख लेना। खैर ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमें टेम्परेचर ऑफ जंक्शन मालूम करना है या टेम्परेचर ऑफ जंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो ये 2 रॉड सीरीज में इसका रेट ऑफ हीट कंडक्शन और इसका रेट ऑफ हीट कंडक्शन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो H1 विल बी इक्वल टू H2। तो H क्या होता है K1, ऑल दो लेटेस्ट एक एरिया अलग है, मान लो एरिया इन दोनों रॉड का अलग है, लेंथ अलग है, यहाँ पैरीमीटर्स अलग हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा T क्या हो जाएगा, ये हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात यह है कि यहाँ तक तो हम समझ गए। अब कुछ वैल्यूज हो सकता है कि सेम हो दोनों रॉड्स की, जैसे क्वेश्चन में दिया कि अगर एरिया सेम है या लेंथ सेम है तो कट जाएगा, आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सर ये TH टेम्परेचर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इस पॉइंट का टेम्परेचर θ1 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर θ2 है, जंक्शन का टेम्परेचर θ है, इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, और पूछा गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। जब 2 रॉड सीरीज में होती हैं, दोनों का रेट ऑफ हीट कंडक्शन बराबर होता है। मैंने आपको बताया है कि जब टेम्परेचर ऑफ जंक्शन की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट अब कहानी है इसको लेके कैसे चले। तो भाई क्या होगा, K1 A1 L θ1, इसको हायर मान लेते हैं, इसको लोअर मान लेते हैं। ठीक है, K2 A2 L2 θ माइनस θ2। ठीक है, अब हम काम करते हैं, L/Ka क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, L/Ka। तो हम इसको ले लेते हैं θ1 माइनस θ इज इक्वल टू R1, और ये इसको ले लेते हैं θ माइनस θ2 इज इक्वल टू R2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ θ। क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि θ अलग हो जाए। करो भाई, चालू करो काम। तो क्या करें भाई, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, या फिर θ1/R1 माइनस θ/R1 θ/R2 माइनस θ2/R2, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, θ1/R1 प्लस θ2/R2 इज इक्वल टू θ/R1 प्लस θ/R2। सॉल्व करते हैं, θ1
ये क्यों क्या हो गया, थीटा था, थीटा 1 R2 थीटा 2 R1 R2 थीटा R1 प्लस R2 R1 R2, काट डालो, इसको नीचे ले आओ, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 1 R2 थीटा 2 R1 बाय R1 प्लस R2। तो ये हमारा होगा टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। प्लस कैसे, मेरा तो माइनस आ रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारे पास 3 रॉड्स हैं, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी बराबर है, तीनों की लेंथ बराबर है, तीनों का एरिया बराबर है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताना है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन को T मान लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ क्या होगा कि जैसे मान लो एक वायर है, ऐसे है, ये वायर है सिस्टम में, मान लो कि यहाँ से करंट आ रहा है और वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी बताओ। इन दोनों को पैरेलल में लेंगे, फिर उसके साथ सीरीज में I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यहाँ से जितना करंट आया कुछ इधर गया और कुछ इधर आया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हम सेम केस यूज़ करेंगे, यहाँ से हीट करंट आ रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, H1 ये H2 ये H3, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 आइडेंटिकल है। तो क्या होता है K A बाय L डेल्टा टी क्या होता है, ये हो जाएगा 90 माइनस टी। ये इसका क्या हो जाएगा K A बाय L, इसका क्या हो जाएगा T माइनस 60। यहाँ T माइनस 60 क्यों हुआ बोलो, वहाँ 90 माइनस टी था। और इसका क्या हो जाएगा K A L T माइनस 0, क्योंकि हायर माइनस लोअर लिखते हैं हमेशा। ये हायर होगा इससे, 60 से ज़्यादा होगा, ये 90 से कम होगा। हमेशा हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, ठीक है। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 60 प्लस टी, 90 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 60। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 3t इज इक्वल टू 150, t इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने ये तो गलत कर दिया कि सर यहाँ से यहाँ हीट फ्लो कैसे हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम गलत भी मानते हैं तो फाइनली हमारा आंसर सही आता है, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो कि ऐसा हमने माना यहाँ से यहाँ आ रही है हीट, यहाँ जा रही है, तो अगर हमने गलत भी माना है तो रिजल्ट हमारे सही आते हैं। बट एक्चुअल में क्या होगा, फिर ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ से भी हीट जा रही होगी, यहाँ से भी हीट जाके इधर फ्लो कर रही होगी, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम गलत भी मानते हैं तो फाइनल हमारा आंसर सही आता है। आप चाहे ट्राई करके देखें। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, जिसको आपको समझना थोड़ा सा है और याद करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में कि 2-3 मिनट में आप कोई क्वेश्चन इतना लंबा कर पाओ। तो मान लो कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, इसमें रेडियली हीट ट्रांसफ़र हो रही है अंदर से बाहर की तरफ। एक मिनट रुक जाओ जी, सर आ गए।